प्यारे बच्चों, आज हम सब अगले चैप्टर की ओर समझेंगे और उस अगले चैप्टर का नाम है जेंडर समानता और महिला अधिकार। इसके बारे में एक बार और चर्चा कर चुके हैं। जेंडर समानता और महिला अधिकार के संबंध में जेंडर क्या है इसके बारे में आज अगले इसी चैप्टर में चलते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसके बारे में समझेंगे। तो पहला जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, रूढ़ियों को तोड़ने के प्रयास। रूढ़ियों को तोड़ने के प्रयास। स्वतंत्रता से पूर्व भारत रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ था और इसके कारण महिलाओं के अधिकार या महिलाओं का शोषण हुआ करता था। इन्हीं रूढ़िवादी जो विचारधारा था उनको हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए एक नया प्रयास कई जो महत्वपूर्ण लोग थे उनके द्वारा किया गया, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्री बाई फुले। ये सभी ने एक अच्छा प्रयास किया कि समाज को, स्त्रियों को क्या दर्जा मिल सकता है, क्या अधिकार मिल सकता है, उनके प्रति क्या शोषण हो रहा है, उनको कैसे दूर किया जाए और उसको पुरुष के समान अधिकार मिल सके। राजा राम मोहन राय ने 19वीं सदी में सती प्रथा का अंत करने के लिए कानून बनाना, उसके लिए जोर दिया और एक कानून बनाया, सती प्रथा का अंत किया। वैसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने भी प्रयास किए कि विधवा पुनर्विवाह और कम उम्र में लड़कियों को ससुराल जाने से रोकना या बाल विवाह पर रोक लगाना, ये सारी बातें उस समय रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार से चली आ रही थी। जो एक कहा जाता है कि महिलाओं के लिए एक अच्छा समय नहीं था, तो इनको दूर करने के लिए प्रयास ये सभी जो महापुरुष थे उनके द्वारा किया गया और उसी के आधार पर आगे जो एक महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था सावित्री बाई फुले। एक दलित महिला होते हुए भी और अनपढ़ महिला होते हुए भी इन्होंने समाज सुधार के लिए, महिलाओं के लिए, कमजोर वर्ग के लिए बहुत सारे कार्य किए। बहुत अच्छा प्रयास उनका था और 10 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ और धीरे धीरे उम्र के साथ में वो बढ़ती गई और बढ़ने के बाद में उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में उन्होंने देखा कि महिलाओं की दशा, उनकी स्थिति और उन पर होने वाले अत्याचार, इसके बारे में गंभीर रूप से सोचने का प्रयास किया और अपने पति के साथ में मिलकर इन्होंने उस सामाजिक आंदोलन में, उस भारतीय समाज के महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार, कमजोर वर्ग के
प्रति हो रहे अत्याचार को दूर करने के लिए वो और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, बालिकाओं स्त्रियों की शिक्षा बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ गई। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण सावित्रीबाई फूले ने अपने एक उम्र में पूरा प्रयास किए। उसमें से कुछ जो प्रयास उनके द्वारा किया गया उसको यहाँ पर देखते हैं। सावित्रीबाई फूले के द्वारा जो कार्य किया गया, पहला जो था वो है कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए। भारतीय समाज में कमजोर वर्ग थे, उनके प्रति शोषण हो रहा था, उनके प्रति अत्याचार किया जा रहा था। विशेष और श्रेष्ठ जो लोग थे वो इनको नीच दृष्टि से देखते थे और उच्च पदों पर इनको डरा धमका कर या किसी भी देवी देवताओं का पाप लग सकता है, इस प्रकार से भय दिखाकर उनको कमजोर बना देना। तो उसको ऊपर उठाने के लिए, इन कमजोर वर्ग को उठाने के लिए और उनके अधिकारों को वापस दिलाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने प्रयास किए, ये महत्वपूर्ण कार्य किए। भारतीय समाज में महिलाओं का जो दर्जा कमजोर बन गया था, उनको मान सम्मान नहीं मिलता था, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, कोई भी आयोजन में उनको जाने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए भी सावित्रीबाई फुले ने एक महत्वपूर्ण कार्य उनको ऊपर उठाने के लिए उनका उत्थान किया। तो इस प्रकार से स्त्री कमजोर वर्ग को उनको उनके अधिकार और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास की थी। इसके बाद में दूसरा जो आ जाता है स्त्रियों तथा कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था। स्त्रियों के लिए सावित्रीबाई फुले का ये कहना था कि स्त्री या महिला पढ़ेगी तो उनका एक जो वैचारिक सोच है या समझ है वो समाज में एक अलग प्रकार की होगी और वो एक उद्यमी महिला के रूप में सामने आएगी। कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, वो अगर शिक्षा प्राप्त करेगी तो शिक्षा प्राप्त करके वो अच्छे कार्य कर सकती है और कुछ महिलाओं को भी शिक्षित कर सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कमजोर वर्ग के महिलाएं और स्त्रियों को शिक्षा देने का प्रयास किए और उस शिक्षा का प्रसार एक महिला से दूसरे महिला तक के फैलाने का प्रयास करती रही और उनको शिक्षित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इसके बाद में तीसरा जो है बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था। सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थी और अनपढ़ रहने के बावजूद वो धीरे धीरे खुद पहले पढ़ना लिखना सीखी, पहले अक्षर ज्ञान प्राप्त की। उसके बाद में 1848 को पहली पाठशाला, पहली विद्यालय प्रारंभ की और वहां पर वो एक सबसे पहली महिला शिक्षिका बनी, पहली महिला शिक्षिका बनी और धीरे धीरे लोग अन्य महिलाओं को शिक्षित करते गई और इस प्रकार से पहला विद्यालय उन्होंने 1848 में प्रारंभ की। उसके बाद में फिर 1857
97 में उनके द्वारा 17 पाठशालाएं फिर से खोली गई 1897 में। इस प्रकार से बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने धीरे धीरे प्रयास किए और बालिका शिक्षा पर ज्यादा जोर दी और बालिकाएं पढ़ लिख कर एक अच्छे समाज का संगठन तैयार करेगी और वो संगठन तैयार होने के बाद में महिलाएं जागरूक होगी। तो इस प्रकार से सावित्री बाई फुले ने पाठशाला का आयोजन किया और पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर दिया कि किस पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए। तो उसमें पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया तो उसमें नीति बोध, शुद्ध व्याकरण और बाल बोध, गणित और मराठी इतिहास, एशिया, यूरोप, भारत के मानचित्र की समझ की जानकारी सावित्रीबाई फुले ने एक अध्यापन के क्षेत्र में इसको शामिल किया। सावित्रीबाई फुले एक कवित्री भी थी, कविताएं भी लिखती थी मराठी में और उनकी ये काव्य संग्रह बहुत प्रचलित हुई। दूर दूर तक के इनकी काव्य शैली फैलने लगी और जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। तो इस प्रकार सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा के लिए पूर्ण प्रयास किए। उसके बाद में समाज सुधार के लिए भी प्रयास किए। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को एकत्रित करके समाज में उनको विशेष दर्जा या समाज में आपको किस प्रकार से रहना है या उसको किस प्रकार से बातचीत करना है, इनके बारे में समाज में एक नई जागृति पैदा की, महिलाओं को जागृत किया और किस प्रकार से उनको समाज में एक अधिकार मिलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। महत्वपूर्ण प्रयास सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया। उसके बाद में आ जाते हैं अगला पॉइंट। ये तो सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य है। इसी कार्य को करते करते सावित्रीबाई फुले 1897 में प्लेग की बीमारी का शिकार हो गई। महामारी प्लेग एक गंभीर बीमारी के रूप में फैल चुकी थी और वहां पर छोटे छोटे बच्चों की सेवा में वो लगी हुई थी और उसी सेवा के दौरान उसको प्लेग की बीमारी लगी और उस महामारी के शिकार बन गई सावित्रीबाई फुले और उनके निधन हो गई। तो इस प्रकार से उनका एक महत्वपूर्ण जीवन पर्यंत तक के समाज सुधार और समाज सुधार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। अब आगे चलते हैं अगले चैप्टर में पॉइंट में, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी। लोकतंत्र पहले पुरुष प्रधान होता था, महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था और समानता का अधिकार नहीं था। लेकिन जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो उनको एक मताधिकार प्राप्त हुआ, उनको संपत्ति का अधिकार, कानून में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये महत्वपूर्ण कार्य उनको स्थानीय जो प्रशासन के द्वारा दिया गया और यही लोकतंत्र में उनकी भागीदारी आज धीरे धीरे बढ़ते गई और जो भारतीय महिलाओं को कई प्रकार के
पदों पर आज देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ती जा रही थी, स्वतंत्रता से पहले उसको इन अधिकारों से वंचित रखा जाता था। घर से बाहर नहीं निकलने का एक प्रथा था। महिलाओं को पर्दा प्रथा जो थी, घर के ही कार्य को महिलाएं करेंगी, बाहर के कार्य को पुरुष वर्ग करेंगे, ये प्रथा रूढ़िवादी प्रथा के कारण बहुत ही प्रचलन में थी। लेकिन जब लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, धीरे धीरे सुधार हुआ, महिलाओं को उसको अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से महिलाएं आज लोकतंत्र की स्थापना के बाद में कई महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है। इसके बाद में आ जाते हैं स्वतंत्रता के पूर्व महिला अधिकार की मांग। स्वतंत्रता के पहले महिलाओं के द्वारा बहुत सारे अधिकारों की मांग किया जाता रहा और कई आंदोलन, कई प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। फिर धीरे धीरे प्रशासन और सरकार के द्वारा उनकी बातों पर ध्यान दिया गया और 1921 में मद्रास विधानसभा के द्वारा इनको पहली बार वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया, मत देने का अधिकार दिया गया। और यही विधानसभा में 1935 में अलग इनके लिए एक आरक्षित कोटा निर्धारित किया गया विधानसभा क्षेत्र के लिए 1935 में। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के पूर्व महिला अधिकार के संबंध में कई प्रकार के महिलाओं के द्वारा आवाज उठाई गई। तो इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है, पहला जो है मताधिकार। मताधिकार के बारे में अभी आपको बताया गया कि वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिए इसको मद्रास की विधानसभा से पहले इन महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ और उसके बाद में फिर 1935 को एक अलग सीट इनके लिए आरक्षित कर दिया गया। तब से मताधिकार धीरे धीरे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के भी ये फैल गया। इसके बाद में फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी कई प्रकार के इनका विरोध होता था। महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता था। महिलाएं आखिर शिक्षा प्राप्त करके क्या करेगी, आखिर घर का ही कार्य करेगी, तो उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था। इसके लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया स्वतंत्रता से पहले और धीरे धीरे इनकी भी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक कानून बना और धीरे धीरे इनको एक अधिकार मिलता गया स्वतंत्रता से पूर्व। उसके बाद में विधानसभा में आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण, ये विधानसभा में आरक्षण के लिए भी महिलाओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई कि संसद के द्वारा उनको एक आरक्षित सीट दिया जाए। किसी भी संसद में, किसी भी विधानसभा में उनको
33% के आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को। इस बारे में संसद के विशेष जो सत्र या जो सत्र होते थे उनमें ये अपना पक्ष रखती थी कि जितने भी महिलाएं हैं उनको एक राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत 33% का आरक्षण उसको मिलना चाहिए। तो ये जो अधिकार है वो स्वतंत्रता के पूर्व से लगातार महिलाओं के द्वारा ये मांग उठती रही है ताकि उनको विधानसभा में आरक्षण या संसद में उनको आरक्षण मिल सके। तो आज ये जेंडर समानता और महिला अधिकार के बारे में आज महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है और इसी जेंडर समानता और महिला अधिकार के संबंध में और आगे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जो एक सामान्य जानकारी भी है और इसको जानने का प्रयास भी करना चाहिए। पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हम उसको रट लिए और पास हो गए ऐसा नहीं। ये महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की बात है जिसको आम जो नागरिकों को और भारत में निवास करने वाले जितने भी महिला पुरुष है उसको समझना चाहिए। तो अगले इसी चैप्टर के अंतर्गत और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।